नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। इस वक्त आधी रात को यदि मैं आपसे मुखातिब हूं तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर जो इस देश की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदल सकती है, और वो खबर कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस पार्टी जो अब तक सामाजिक न्याय की बात कर रही थी, धरातल पर उतरते हुए राहुल गांधी के संकल्पों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और इन सब का सम्मान करते हुए इस देश के अंदर एक नई लकीर खींचने वाला फैसला लिया है। ध्यान रखिए, कांग्रेस सरकार का फैसला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अब तक लोग चुनौती देते थे कि कांग्रेस करके दिखाए, वो करके दिखा दिया है। जी हां, रेवंत रेड्डी की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना बड़ा फैसला जिससे इस देश में जाति और धर्म की ठेकेदारी करने वाले राजनेताओं की नींद उड़ सकती है। आज दरअसल रेवंत रेड्डी कैबिनेट की बैठक हुई तेलंगाना सरकार की, और तेलंगाना सरकार की इस बैठक में शमीम अख्तर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब आप कहेंगे कि ये शमीम अख्तर कमेटी क्या है? तो शमीम अख्तर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से एक व्यवस्था दी थी कि जिन राज्यों के पास ऑथेंटिक डेटा है, प्रामाणिक दस्तावेज है, कमीशन की रिपोर्ट है, वो चाहे तो जैसे ओबीसी में कर्पूरी फॉर्मूला बिहार में लागू हुआ, जैसे रोहिणी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर कर्पूरी फॉर्मूले के विस्तार के लिए बना, वैसे ही अनुसूचित जातियों के लिए सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। मोटे तौर पर कहें तो जिस प्रकार से 2006-7 के दौर में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने दलितों के बीच महादलित के नाम से एक सब सेक्शन बनाया, लेकिन चूंकि संवैधानिक प्रावधान नहीं था, तो संवैधानिक प्रावधान के अभाव में वो सामाजिक सुविधाओं में, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में लाभ तो देते चले गए, आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सके, क्योंकि एससी एसटी कमीशन उसके लिए था और केंद्र सरकार उस मामले में इच्छुक नहीं थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो अब कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, दलितों के बीच भी अब अलग अलग कैटेगरी होगी, और अलग अलग कैटेगरी में किसी वर्ग को ने बहुत ज्यादा लाभ उठाया तो किसी वर्ग को लाभ का बहुत छोटा हिस्सा या ना के बराबर हिस्सा मिला, तो उस आरक्षण को दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने का काम कर्नाटक तेलंगाना की सरकार ने किया है। अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना आंध्र दोनों होते थे, वहां माला और मडिगा के रूप में दो सब ग्रुप दलितों के बीच पहले ही हुआ करते थे, जैसे बिहार में दलित महादलित के बीच बना दिया गया। तो माला और मडिगा के बीच जो सब ग्रुप हुआ करते थे, उसमें माला ग्रुप को थोड़ा सा आर्थिक सामाजिक रूप से मडिगा ग्रुप से उन्नत माना जाता था। मतलब आर्थिक सामाजिक रूप से वो ज्यादा समृद्ध माने जाते थे। उन्नत का मतलब समृद्ध। तो मडिगा ग्रुप के लोगों की डिमांड थी कि उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके मुताबिक माला ग्रुप के लोग पूरी मलाई खा जाते हैं आरक्षण की। मामला सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों के उदाहरण को लेकर पहुंचा, सिर्फ तेलंगाना का मामला नहीं था। और जब वहां से फैसला आ गया कि राज्य सरकारें चाहे और उनके पास प्रामाणिक डेटा हो तो वो कर सकती है, वही काम आज किया। और इसके साथ ही जाति जनगणना जो तेलंगाना में हुई थी, उस जाति जनगणना की रिपोर्ट के बाद ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने का फैसला भी तेलंगाना में लिया गया है। अब सवाल उठता है कि उत्तर भारत की राजनीति, जहां चुनावी हिंदुत्व की राजनीति होती है और गैर प्रभुत्वशाली दलित बिरादरी के एक बड़े हिस्से को 2014 में चुनावी हिंदुत्व की चेतना में लाकर उन्हें लाभार्थी चेतना में, बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस में जो बदला गया, क्या अब उन्हें भाजपा शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में और दूसरे राज्यों में क्या वहां सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा? वहां कर्पूरी फॉर्मूले की तरह दो उपवर्ग, यानी पिछड़ा अति पिछड़ा की तरह दलित महादलित टाइप दो उपवर्ग बनाए जाएंगे? सबसे पहला लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर नीतीश कुमार बिहार में दलित महादलित के आरक्षण को मूर्त रूप दे देते हैं, उन्हें उसी एससी एसटी के 15% जो आरक्षण है बिहार में अनुसूचित जाति को, उसी के अंदर दो अलग अलग सब ग्रुप बनाते हैं, तो उनके सामने जो राजनीतिक मुसीबत है, क्या उसे वो झेल पाएंगे? और नहीं बनाते हैं तो जो उनका महादलित जनाधार है, क्या उसे वो अपने पास रोक पाएंगे? दरअसल इतना बड़ा पजल तमिलनाडु वहां से तेलंगाना से खेला गया है, जिस पजल से
बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में भी जाटों और गैर जाटों के बीच आरक्षण और उसके लाभ को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और बिहार में अगर नीतीश कुमार दलित महादलित मिशन के अपने मिशन को आरक्षण के रूप में, सब कैटेगराइजेशन के रूप में तब्दील करते हैं, तो चिराग पासवान, जिनके समुदाय को महादलित में शामिल नहीं किया गया, आरक्षण का ज्यादातर लाभ बिहार में कहा जाता है कि दलित वर्ग के बीच के, एससी वर्ग के बीच के आरक्षण का ज्यादा लाभ बिहार में पासवान समाज और रविदास समाज के लोगों को मिलता है। लेकिन जो आधी दलित आबादी लगभग है इन दोनों समुदाय के बाहर की, जो 15-20 अलग अलग बिरादरियां हैं, उसमें उन्हें नाम मात्र का लाभ मिल पाता है। तो सब कैटेगराइजेशन में चिराग पासवान तो नाराज नहीं हो जाएंगे। सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो जीतन राम मांझी और दूसरे समुदायों के लोग जो महादलित के नाम पर नीतीश कुमार के साथ लामबंद रहते हैं, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे। कई सारे सवाल एक साथ हैं और इन सवालों के आईने में सबसे पहला लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार का होना है। राष्ट्रीय स्तर पर संघ और भाजपा का होना है कि अब नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस जोश के साथ रोहिणी कमीशन बनाया था कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, पिछड़ा, मध्यम पिछड़ा और अति पिछड़ा। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पर कुंडली मार के सरकार बैठ गई है। रिपोर्ट पर जब कुंडली मार के सरकार बैठ गई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आपने देखा। वहां भी ओबीसी के 27% आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन के लिए, यानी वहां ओबीसी के अंदर कर्पूरी फॉर्मूले के लिए राघवेंद्र सिंह कमीशन बनाया गया। राघवेंद्र सिंह कमीशन की सिफारिशों का क्या हुआ? फाइलों में वो धूल खा रही है, कोई उसे लागू करने की का जोखिम नहीं ले रहा है। लेकिन आज जो रास्ता तेलंगाना में दिखाया रेवंत रेड्डी की सरकार ने, सामाजिक न्याय की उस लड़ाई को, जिसे दलितों और आदिवासियों के बीच कहा जाए तो एससी एसटी रिजर्वेशन के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से यह शामिल हुआ, ओबीसी के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रयासों से शामिल हुआ, उसमें आगे जाकर के अब ज्यादा वंचित समूहों को अलग आरक्षण की जो बात है, उत्तर भारत की सियासत पूरी तरह से हिंदुत्व के नाम से बिखरने वाली है। इसलिए हिंदुत्व का चुनावी असर अब और कम हो सकता है, क्योंकि दबे कुचले और वंचित समूहों की चेतना कैटेगरी विद इन कैटेगरी, एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग सब कैटेगरी के बीच में जब उभर के सामने आएगी, चाहे जिस रूप में उभर के सामने आए, तो दरकेगा क्या? मंडल सिर्फ नहीं दरकेगा, कमंडल दरकेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, अति पिछड़ा हूं, तो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो वंचित समूहों के लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी लागू कीजिए। और यदि एससी एसटी का मामला है तो वहां भी जहां जरूरत है वहां आगे बढ़कर सरकार की तरफ से अपनी स्पष्ट राय रखिए कि लागू करना है या नहीं करना है। ये सवाल जब खड़ा हो जाएगा तो नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो अभी कल ही बिहार विधानसभा में कह रहे थे कि लालू यादव, कथित तौर पर बकौल नीतीश कुमार, कि लालू यादव खत्म करना चाहते थे कर्पूरी फॉर्मूले को, यानी कोटा विद इन कोटा को खत्म कर एक में मिलाना चाहते थे, तो नीतीश कुमार ने विरोध किया। वहां तो आप वाहवाही ले रहे थे, अब यहां करके दिखाइए, क्योंकि जिनके वोट बैंक के बूते बिहार में जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बचा हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट अति पिछड़ा समाज है। तो आगे देखते जाइए इस लिटमस टेस्ट में किस तरह से नीतीश कुमार पास होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश के बगल से टूटकर बने तेलंगाना में अपनी तरफ से पहली बाजी चल दी है। और इस बाजी के बाद उत्तर भारत की सियासत में अब निर्णायक चुनावी लड़ाई शुरू होनी है। और इतना तो तय है कि आरक्षित समूहों का दायरा जितने पार्ट में विभाजित होगा, चुनावी हिंदुत्व के 2014 के बाद नए नए सारथी बने वंचित समूहों के बीच से चुनावी हिंदुत्व का हैंगओवर उतनी ज्यादा तेजी से उतरना शुरू होगा। तो एक पहल, ठहरे हुए पानी में पहला कंकड़ मारने का काम रेवंत रेड्डी की सरकार ने किया है। आगे देखते जाइए किस तरह से बड़ी चुनौती बनकर पेश सामने आ रही है। और इस चुनौती का सामना नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर के मोहन यादव और भजन लाल शर्मा तक, नायब सैनी तक, यहां तक कि भूपेंद्र पटेल तक, ममता बनर्जी तक, ये तमाम मुख्यमंत्री किस प्रकार से अब करते हैं। सियासत का
पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम कांग्रेस की सरकार ने उठा लिया है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने का बड़ा काम खासकर उत्तर भारत की सियासत में 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने उठाया था, शायद ये उसी तरह का मारक राजनीतिक अस्त्र साबित हो जाए। तो देखते जाइए क्या होता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई अब नए स्तर पर एकदम माइक्रो लेवल पर पहुंचने जा रही है और बिहार का विधानसभा चुनाव इससे अछूता नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।